सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर सिंघवी जी को कि उन्होंने ये नेशनल कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन किया। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह के हालात आज पूरे मुल्क में हैं, वो हालात देखने के बाद में जो भी भारत के संविधान के उसूलों को मानता है, वो ये समझेगा कि हम एक बहुत चिंताजनक स्थिति से गुजर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर सिंघवी जी को कि अनेक महानुभाव जो भारत के संविधान का, भारतीय कानून का बड़े गहराई से अभ्यासक रहे हैं, जानकारी रखते हैं, ऐसे महानुभावों के साथ में मुझे भी यहाँ पर अपने कुछ विचार यहाँ पर रखने का मौका दिया। मैं संविधान की गहराइयों में या कानून की गहराइयों में ना जाते हुए भारत के संविधान में जो मूलभूत तत्व है, जो हमारे बुनियादी स्तंभ है, जिसमें फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर जो आज के इस सेशन का विषय है वो भी है, उनके सामने किस तरह की चुनौती बनी है, ये संक्षेप में आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। आज जो भारत की सरकार है, पिछले इस सेशन में मैंने देखा कि कुछ हमारे साथियों ने आज की सरकार और आज की सरकार का नेतृत्व हमारे संविधान के सामने कैसी चुनौतियां पेश करता है, उसका यहां पर जिक्र किया था। मैं ये समझता हूं कि जो नेता आज भारत सरकार का नेतृत्व कर रहे, वो जब 8 साल की उम्र के थे तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनकर काम करने निकले। उसके बाद वो विभागीय स्तर पर स्वयं सेवक करके काम करने लगे और धीरे धीरे करके वो आज जिस पद पर बैठे हैं उस पद तक के वो पहुंचे। अब आरएसएस की क्या मान्यता है, बुनियादी उनकी सोच क्या है? गोलवलकर जो दूसरे सरसंघचालक थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, उन्होंने भारत का संविधान बनने के बाद अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट रूटेड इन द कन्विक्शन ऑफ सिंगल होमोजेनस नेशनहुड एंड दैट फेडरल स्ट्रक्चर्स हैज रूट्स ऑफ डिसरप्शन। आगे वो कहते हैं कि टू दिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टेप विल बी टू बरी डीप फॉर गुड all talk of a federal structure of a country's constitution, to sweep away the existence of all autonomous and semi-autonomous states within the one state that is Bharat, and proclaim one country, one state, one legislature, one executive. ये वही सोच रखते हैं जो एक धर्म में, एक भाषा में, एक संस्कृति में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए पिछले सालों में हमने देखा कि भारत के संविधान में जो बुनियादी स्तंभ है, एक एक करके उसे तोड़ा जा रहा है। पिछले कुछ समय में कुछ कानून बने। सबसे पहले मैं 2019 का जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन आपके सामने रखूंगा। किस आधार पर उनका विभाजन किया? भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रदेश अपना प्रदेश का स्टेटस खोकर वहां पर यूनियन टेरिटरी के दर्जे पे पहुंच जाए, लेकिन ये वहां पर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो कानून कृषि विभाग के बने थे, वो कानून कैसे बने। कृषि ये राज्य सरकार का विषय है, लेकिन राज्यों को बगैर विश्वास में लेकर कृषि कानून बनाए गए। लेकिन जब पूरे मुल्क में जबरदस्त उसका आंदोलन हुआ तो धीरे धीरे करके वो कानून वापस लिए गए।
कोविड में जिस तरह से कोई तुगलकी फरमान निकलता है, उस तरह से तुगलकी फरमान निकलते थे। प्रदेशों में, जिलों में कार्रवाई होनी थी, लेकिन तुगलकी कानून, तुगलकी फरमान जैसे निकलते थे, वो स्थिति हमने उस समय देखी थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की भी यही कहानी और जीएसटी को लेकर भी यही कहानी। कल ही संसद में हमने देखा, एक तरफ में राज्यों के साथ यह व्यवहार, राज्यपालों के पास विधानमंडल ने कानून पास करने के बाद अनुमति के लिए अगर कोई कानून भेजा, तो ऐसे कई सारे प्रांत हैं जहां पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने से मना करते। उसमें तमिलनाडु भी है, उसमें केरला भी है, उसमें बंगाल भी है। जहां पर विपक्ष की सरकार है, उनको एक दुश्मनी सरकार की तरह, एक दुश्मनी प्रांत की तरह वहां पर देखा गया। वहां पर राज्यपालों में हस्ताक्षर नहीं किया, दे डिडंट गिव द एसेंट। यहां तक के कि राष्ट्रपति महोदया के पास भी जब कानून हस्ताक्षर के लिए पहुंचे, तो राष्ट्रपति महोदया ने भी उसके ऊपर एसेंट देने से इनकार किया। आखिरकार प्रदेश की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने वहां एक ऑर्डर निकाला कि एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट ने एसेंट देना चाहिए। अगर उस टाइमलाइन के भीतर अगर एसेंट नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि वो एसेंट दिया गया है। लेकिन उसको भी राष्ट्रपति महोदया ने माना नहीं और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील के जरिए फिर एक बार उसके ऊपर उनकी राय लेने का एक प्रयास चला है। प्रदेशों में राज्यपाल एक पॉलिटिकल एजेंट करके, एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर वहां पर काम कर रहे हैं। वहां पर भारत के संविधान के अनुरूप नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वहां पर राज्यपालों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रहार हमारे फेडरलिज्म के ऊपर है। और अगर प्रदेश की सरकार अगर इन बातों का अगर जमकर विरोध नहीं करेगी, तो मैं समझता हूं कि वो संविधान के लिए एक बहुत खतरनाक बात साबित हो सकती है। एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता केंद्रित करने का प्रयास हो रहा है। भारतीय संविधान में सत्ता का विकेंद्रीकरण, शुरू में जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो केंद्र और राज्यों में हमने पावर देने का काम किया। बाद में वो पंचायत व्यवस्था को वो पावर देने का और आगे काम बढ़ा। लेकिन आज जो प्रयास हो रहा है, the threat before us is that every single attempt being made by the government is to concentrate power in one single individual. One man's dictatorship is the challenge which we are faced today. There is only one man who will preside over the executive, decide what the executive has to do. That one man will decide whether parliament will function or parliament will not function. That one man, we know who the one man is. भारत के संविधान में एक व्यक्ति की तानाशाही को किसी भी तरह की कोई जगह नहीं, और इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर एंड फेडरलिज्म का कंसेप्ट लेकर संविधान में वो प्रावधान किए गए थे। आज हर वो संस्था जो स्वायत्त थी, जो स्वतंत्र थी, उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ करने का काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का हाल हम सब जानते, राहुल जी ने बड़े विस्तार से वो बात हमारे सामने कही। पुलिस का क्या है, आईबी का क्या है, सीआईडी का, सीबीआई का क्या है, पार्लियामेंट जैसी संस्था, उसका क्या हाल हो गया है। पार्लियामेंट कैसी चलती या पार्लियामेंट कैसी नहीं चलती, वो पूरा मुल्क देखते हैं। और कल तो राज्यसभा के भीतर, कल हम जब बैठे थे, यहां पर खरगे जी और कुछ सांसद वहां सवाल उठाने का प्रयास कर रहे। सवाल तो उठाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, लेकिन वहां पर सीआईएसएफ के जवान वहां पर उतार दिए गए वेल में। मैं समझता हूं कि भारत के
लोकतंत्र में इससे बड़ा एक प्रहार इससे पहले कभी हुआ नहीं। बाहर के लोग कोई एक्सट्रीमिस्ट कोई आता है और पार्लियामेंट के ऊपर हमला करता है तो उसे रोकने का काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कल। तो ये स्थिति आज हमको समझनी होगी कि हर संस्था आज तोड़ मरोड़ दी जा रही है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो स्थिति है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। न्यायपालिका आज बड़े खतरे भरे स्थिति से गुजर रही है और ऐसे स्थिति में मैं समझता हूं कि बुनियादी उसूलों को लेकर हमें आगे का रास्ता तय करने की कोशिश करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिंघवी जी और तमाम उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत उपयुक्त समय यहां पर इस तरह के गोष्ठी का आयोजन किया और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां से जो हमारे समापन में जो भी बातें तय करी जाएगी वो आगे हमें रोशन करने का काम करेंगी। धन्यवाद।